उनको जो है वो बोला था कि वो अब फ्री हो चुके हैं। तो ये इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। तो जूनटीन सेलिब्रेशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ये हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये यूएस का है। और जूनटीन रिकॉग्निशन एज अ फेडरल हॉलीडे, इसको मनाया इस दिन जो है वो हॉलीडे घोषित कर दिया जाता है। और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को लेकर वहाँ पे इनका जो है वो काफ़ी सेलिब्रेशन होता है इस कम्युनिटी के द्वारा। फिर एक बुक का देख लेते हैं। आईएएस ऑफिसर आशुतोष अग्निहोत्री की ये बुक है। इसका नाम है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। तो ये नाम याद रखिए। और अगर ये पूछे कि इस बुक के ऑथर कौन है तो आशुतोष अग्निहोत्री। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो विशाखापट्टनम होस्ट करेगा इंटरनेशनल योगा डे इवेंट को। और इसमें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इवेंट जो है वो बीच रोड में होगा, जो कि काली माता टेम्पल के 28 किलोमीटर रेंज में ये होगा वहाँ पे। और ये आर के बीच के पास है। और इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2014 में जो है वो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था। और पहला जो है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था, पहला इंटरनेशनल योगा डे। यूके की पार्लियामेंट ने असिस्टेड डाइंग बिल को अप्रूव कर दिया गया है, उसके फेवर में वहाँ पे वोटिंग हुई है। और ये जो लॉ है ये ग्रांट करेगा मेंटली साउंड टर्मिनली इल एडल्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स हु हैव 6 months और लेस टू लिव द ऑप्शन टू एंड देयर लाइफ। मतलब ऐसे लोग जिनके पास ऐसा माना जाता है मेडिकली, जो बहुत ही इल हैं, ज़्यादा बीमार हैं, और माना जाता है कि 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं जी सकते हैं या उससे भी कम समय है उनके पास, तो मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा उनको जो है वो उनकी लाइफ को एंड किया जा सकता है। ये एक असिस्टेड सुसाइड ये इसको कहा जाता है। और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसकी कि काफ़ी एथिकल और मॉरल कंसिडरेशंस भी होते हैं। लेकिन अब यूके की पार्लियामेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद से ये यूके जो है ये यहाँ पे काफ़ी जो है वो चीज़ें डिफरेंट तरीके से होने की आशंका है। और जब कोई भी कंट्री इस तरह का लीगल डाइंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती है तो उसे देखना होता है कि उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। और जो भी डॉक्टर्स असिस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और देखा जाता है कि पेशेंट पे उसका क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी उत्तराखंड की 3 दिन की यात्रा पे हैं। और वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का इनॉग्रेशन किया है। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है राष्ट्रपति उद्यान का राष्ट्रपति निकेतन में। राष्ट्रपति तपोवन की बात कर लें तो ये 19 एकड़ में फैला है। और ये राजपुर रोड देहरादून में है। तो अगर राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन की बात कही जाएगी तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दिल्ली में है। और ये जो तपोवन है इस कैरेक्टराइज बाय डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, मल्टीपल प्लांट और बर्ड स्पीशीज़ हैं, बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैं, और बहुत सारे वाइल्ड मैमल स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी कहा जाता है और इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं और पिलग्रिमेज साइट्स हैं। और ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है।
फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो रशिया ने डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ है ये। रशिया ने ड्रोन अटैक किया है और उसने सदर्न यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न सिटी खारकीव पे जो है वो अपना टारगेट किया है। और ओडिशा जो है वो एक स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी है, पोर्ट सिटी है ये यूक्रेन का, और ये क्रूशल होती है ग्रेन्स और अदर गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। और खारकीव की अगर हम बात कर लें तो एक मेजर इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सेंटर है। और ये दोनों जो सिटीज़ हैं ये फ्रिक्वेंटली इन पे जो है रशिया की तरफ से अटैक किया जा रहा है जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुई है। और इज़राइल और ईरान के बीच भी टेंशन बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक अब होने की बात हो रही है। और इज़राइल की डिफेंस फोर्स ने बोला है कि उन्होंने एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च किया और जिसने जो है वो किरमानशाह और तबरीज़ पे जो है वो अपना ये उनके टारगेट एरियाज़ थे। और ईरान की तरफ से भी मिसाइल्स लॉन्च की गई और उन्होंने सदर्न इज़राइल पे जो है वो ईरान की तरफ से, और उन्होंने सदर्न इज़राइल पे अटैक किया। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो वॉर है वो अभी काफ़ी टेंस चल रही है। और अब न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स पे अगर अटैक होते हैं तो देखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ईरान की अगर हम बात कर लें तो फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, ये ईरान का एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है जो कि करीब 32 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ कोम नियर फोर्डो। और ये सेकेंड ईरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है। और इसका पता तब चला जब IAEA का इंस्पेक्शन हुआ तो सितंबर 2009 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और इज़राइल का कहना है कि चूँकि ईरान अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल बढ़ा रहा है तो इस वजह से उसने ईरान के ऊपर अटैक किया है। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में पेपर 3 से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, प्रवीण कुमार जो कि MD हैं DFCCIL, इन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी जो है वो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को प्रायोरिटी पे रखेगी अप्रूवल के लिए। इंडिया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं और ये हाई कैपेसिटी रेलवे लाइंस होती हैं जो कि सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का जो डेवलपमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो इंडियन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और इसी के तहत जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अगर हम DFCCIL की बात कर लें तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इन इंडिया। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये एक प्रपोज फ्रेट कॉरिडोर है जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल से लेकर विजयवाड़ा तक रहेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात कर लें तो ये दादरी उत्तर प्रदेश से नवी मुंबई तक जाता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अगर हम देखें तो ये लुधियाना से दांकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो पल्स और ऑयल सीड प्रोडक्शन को लेके है कि इंडिया, इसमें रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। और इसमें बताया गया कि चना, चिकपी और मूंग, ग्रीन ग्राम, इनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन और फोटो थर्मो इनसेंसिटिव वैराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं इन दोनों ही पल्सेस की क्रॉप्स की। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो अरहर और उड़द ग्राम जो है इसका अभी भी ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। और इसमें ऑयल की बात कही गई है कि इंडिया में 60% ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो कंज्यूम होता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है।
तो ये पल्स और ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक छोटा सा आर्टिकल था। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है स्टेट्स को कि वो QR कोड इम्प्लीमेंट करें ऑन मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड्स फॉर रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसका एम है टू एनहेंस पब्लिक फीडबैक रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रूरल रोड्स। अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को ये लॉन्च किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। और इसका एम था कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और इसके कई फेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। अंडर फोर पेज जो फेज़ है उसके तहत जो है वो प्लानिंग किया गया है कि 62,500 किलोमीटर रोड लेंथ का प्लानिंग किया गया है। और इसके लिए जो 24-25 का बजट था उसमें 70,125 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल जो एरियाज़ हैं उनको सड़क के थ्रू जो है जोड़ना इसका एम है। तो QR कोड की बात अगर हम कर लें तो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसने QR कोड प्लान को हर स्टेट में लागू करने के लिए इसने काम स्टार्ट कर दिया गया है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स रोड मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि उन्हें मेंटेन करना होगा अपना QR कोड और उन्हें ई-मार्क प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इसे बताना होगा। और इससे जो फ़ायदा ये होगा कि जो रोड्स की जो क्वालिटी है उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये जो न्यू QR कोड सिस्टम जो डेवलप किया जाएगा इसे ई-मार्क से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो हर एक रोड के लिए एक यूनिक QR होगा। और जो QR है वो मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन बोर्ड पे डिस्प्ले होगा जो कि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस में रहेगी। तो कोई भी जो रोड का यूज़ करता है वो उसको स्कैन करेगा अपने मोबाइल फ़ोन से और उसको डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि रोड की क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ें हैं। फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और आजमगढ़ को जो है वो इस एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है। 91.352 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 7,283 करोड़ की लागत पे बना है। और इससे आजमगढ़ की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और जो इसके आसपास के ज़िले हैं जैसे कि संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, इनसे। तो अपने स्पीच में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और अब वो बीमारू स्टेट नहीं रह गया है। बीमारू स्टेट की अगर हम बात कर लें तो आशीष बोस के द्वारा बीमारू टर्म का यूज़ किया गया था 1980s में। और इसके अंदर जो स्टेट्स आते थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई थी और बाकी वो अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स में, इंडिकेटर्स में काफ़ी पीछे थे। तो ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नाबार्ड से रिलेटेड है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है और इसका इंटेंशन है टू प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ इन लोन्स थ्रू इट्स ग्रीन लेंडिंग फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगी और इसका पर्पस है टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और नाबार्ड जो है वो इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और ये
क्रेडिट प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका जो ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटी है ये अलाइन होता है विद ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किया था एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड। इसका जो एम है इसका है कि पॉवर्टी ख़त्म किया जाए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो पीस और प्रॉस्पेरिटी में रह सकें बाय 2030। फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर स्टील इनपुट्स के लिए जारी किया गया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये 13 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को एक्सटेंड करता है स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स पे। और इसका जो एक्सपेंशन हुआ है तो ये मैंडेट करता है कि ऑल इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंपोर्टेड आइटम्स मस्ट एडहेयर टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपने स्टील प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी इंपोर्टेड आइटम आते हैं तो उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं और ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत इनको पावर है कि ये इशू कर सके और इसका एम होता है टू इंश्योर कि जो प्रोडक्ट्स बने वो सर्टेन क्वालिटीज़ को मीट करें और इसके अलावा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड प्रमोट फेयर ट्रैक प्रैक्टिसेस। और अगर कोई इसका नॉन कंप्लायंस करता है, मतलब इसको नहीं मानता है QCQOs को, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को, तो उसकी वजह से उस पर पेनल्टीज़ और फाइन्स भी लगती हैं और कभी कभी किसी केस में उसको जेल तक होने का प्रावधान है। फिर अगर हम एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो एक पिटीशन फाइल हुई है उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंजिंग द 25 अमेंडमेंट टू द डून वैली नोटिफिकेशन ऑफ 1989। जो 1989 का डून वैली नोटिफिकेशन है ये क्लासिफाई करता है इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन देयर पोल्यूशन लेवल्स इनटू ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज कैटेगरी। और ये किसी भी प्रकार की माइनिंग को प्रोहिबिट करता है या लैंड यूज़ और ग्रेजिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं मई 2025 में अमेंडमेंट हुए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं टू अप्रूव टूरिज्म प्लान्स, ग्रेजिंग प्लान्स, मास्टर प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट, लैंड यूज़ प्लान एंड any other plan indicating zonal master plan। तो पिटीशन में कहा गया है कि जो अमेंडमेंट है ये इट फेल्स टू एडिक्वेटली कंसीडर द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ द दून वैली। जहाँ तक दून वैली की बात है, ये अपने यूनिक हिमालयन इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो रेगुलेशन है एनवायरनमेंट वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रहे हैं और उसका ये कारण है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है और इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको प्रिजर्व करना। फिर दिल्ली 1 जुलाई से दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि जो भी व्हीकल्स 10 साल से या उससे ज़्यादा के पुराने हैं फॉर डीजल, अब पेट्रोल गाड़ियाँ अगर 15 साल से पुरानी हैं तो दिल्ली के पेट्रोल पंप्स में उनको जो है वो फ्यूल देने से मना किया जा सकता है। और
इन व्हीकल्स को कहा गया है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, और ये ऑटोमेटिकली जो है आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। इसके लिए एक सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया जाएगा और इसका एम है एनसीआर रीजन में वेहिकुलर पोल्यूशन को कम करना। और जो भी गाड़ियां हैं वहाँ पे कैमरास लगे रहेंगे, जो भी पेट्रोल पंप्स रहेंगे, और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास रहेंगे, जो कि और इनका जो डाटाबेस है वो वाहन से उसको अटैच किया जाएगा। वाहन एक डाटाबेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और इसमें कोई भी जो व्हीकल होती है कंट्री में उसका सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होता है। तो इन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा। और अगर बहुत साल पुरानी है, 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, तो पेट्रोल पंप उनको डिनाई करेंगे कि आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में यूके और इंडिया का जो रिलेशन है उस पर एक आर्टिकल है। अभी यूके और इंडिया के बीच में मई में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इन्होंने साथ ही साथ प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन साइन किया है, और POCC को साइन किया गया 2 मई को बिटवीन यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर और इंडिया के कल्चर मिनिस्टर के द्वारा। और इसका जो एम है वो है टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज बिटवीन द 2 नेशंस। तो POCC जो है वो यूके और इंडिया के बीच जो है वो लागू हुआ है कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। और अगर इंडिया की बात कही जाए तो इंडिया जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है क्रिएटिव इकोनॉमी में, और अगर अभी करंट वैल्यू देखी जाए तो $35 बिलियन का इसका करंट वैल्यू है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2022 की रिपोर्ट जिसका नाम था क्रिएटिव इंडिया टैपिंग द फुल पोटेंशियल, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की जो 10 टॉप क्रिएटिव हब्स हैं वो नॉन मेट्रो रीजन्स में लोकेटेड हैं, और ये बदगाम, जम्मू कश्मीर टू तिरुपुर, तमिलनाडु, हर जगह जो है ये हैं। और क्रिएटिव इकॉनमी की बात करें अगर हम, तो ये रैपिडली इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इसी से रिलेटेड जो है वो वेव समिट भी हुई थी मुंबई में। तो ये हमारा न्यूज़ था आपका वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो चाइना होस्ट कर रहा है ट्राइलेटरल फॉरेन ऑफिस लेवल डिस्कशंस विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इस हफ्ते कुनमिंग में ये होगा, और ये जो मीटिंग है ये तीनों नेबर्स हैं, तो इंडिया के लिए ये काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा इसको, क्योंकि अगर इस तरह से जो है ट्राइलेटरल रिलेशंस बनते हैं बिटवीन चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये एक नया पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो है वो हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, और चाइना जो कि इंडिया को काउंटर करने के लिए जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो अपने रिलेशन को बेहतर बना रहा है। फिर आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो टर्की विज़िट किए हैं, वो इस्तांबुल गए हैं, और ये एक रेयर घटना है अगर टर्की और आर्मीनिया की बात की जाए। इनके बीच भी जो है वो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, दोनों जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ रही हैं, और लेकिन इनके बीच कभी डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं रही हैं फॉर्मल, और काफ़ी इनके बीच जो है वो दिक्कतें होती हैं। इनके बीच भी हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं, और माना जाता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में है जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आर्मीनिया और टर्की के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो गए थे। और आर्मेनिया में जीनोसाइड हुए थे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, और इसकी वजह से जो है वो इनके बीच में, टर्की और आर्मेनिया के बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स हुई थी।
और 1990 में दोनों कंट्रीज़ ने बॉर्डर बंद कर दिया था अपने एक दूसरे के साथ। आर्मीनिया की बात कर लें तो निकोल पाशियान वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और येरेवान वहाँ का कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है। टर्की की बात कर ले तो इस्तांबुल जो है वो टर्की का लार्जेस्ट सिटी है और ये एक इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर भी है। फिर यूएस ने बोला है वेस्ट एशिया में कि अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है और अगर इज़राइल को उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसने बोला कि न्यूक्लियर जो है वो अटैक हो सकता है। और एक प्लांट है जिसका नाम है बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट। ये ईरान का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और इसका जो फॉर्मेशन है वो 1975 में बना था, लेकिन 1979 का एक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद ये जो है वो नहीं बन पाया था और बाद में रशिया ने इसको कंप्लीट किया और 2011 से ये ऑपरेशन इसमें स्टार्ट हो गए। फिर HAL की एक न्यूज़ है कि HAL has secured a transfer of technology deal with worth 511 करोड़ from ISRO और ISRO और HAL के बीच ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कही गई है। SSLV के लेके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के ऑपरेशन को लेके ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होती है और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ऐसे सैटेलाइट जो 500 किलोग्राम से कम वेट के हैं इनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय कर सके। तो एक बिडिंग हुई थी, उसमें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने HAL को विनर घोषित किया। तो डील अगर ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके थ्रू इंडिया की जो कैपेसिबिलिटीज़ हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में वो बढ़ने की उम्मीद है। HAL की बात अगर हम कर लें तो HAL जो है वो इंडिया स्टेट ओन्ड एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। 1940 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है इन इंडिया और इसके कई सारे इसने कोलैबोरेशन करे रखे हैं विद सेवरल इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज़। और इसरो की हम बात करें तो वो 1969 में बना था, जो कि एक प्राइमरी स्पेस एजेंसी है इंडिया का और इन स्पेस को इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट एंड एनेबल, ऑथराइज एंड सुपरवाइज स्पेस एक्टिविटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन इंडिया। स्पोर्ट्स न्यूज़ में अगर देख लें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है और रिलायंस फाउंडेशन के बीच, और ऑल ओवर कंट्री 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और इस ईयर की जो थीम है वो रहेगी लेट्स मूव +1 इंडिया। और ये एम्फेसाइजेस द जॉय एंड मोटिवेशन डिराइव्ड फ्रॉम कलेक्टिव movement encouraging individuals to discover the power of sports in enhancing both physical and mental well-being। तो जून में ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ओलंपिक डे सेलिब्रेशन के लिए जो है वो 50 स्पोर्ट्स वेन्यू जो है वो डेवलप किए गए हैं थ्रू आउट कंट्री, जो कि पब्लिक को फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। और इनमें जो है वो कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, पैडल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इनको प्रमोट करने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें तो ये गवर्निंग बॉडी है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। IOC का मिशन है to promote Olympism throughout the world and to lead the Olympic movement. Olympic Day
इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में टू कमोमरेट द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये कमेटी बनी थी 23 जून 1894 को पेरिस में, और ये आज के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं इनको लीड करता है। और इसका गोल है टू प्रमोट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर और एथलेटिक एबिलिटी। तो ये 21 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।